स्टीवन, तुम कितने लकी हो कि बास्किन रॉबिन्स तुम्हारी रीजनल सेंटर के बोर्ड मेंबर बनने की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जब मैं पिछले साल अपनी लोकल बोर्ड में शामिल हुई थी तब हमारे पास कोई ए-लिस्ट सेलिब्रिटी नहीं थे। हाँ माया, मेरे सर्विस कोऑर्डिनेटर ने सही कहा। अगर तुम बोर्ड की सदस्य बनकर खुश हो तो मैं भी खुश रहूंगा। ये तो उस डॉग पार्क में कैट अडॉप्शन कराने से तो 100 गुना अच्छा होगा। अरे, मुझे पता नहीं था तुम वैक्स को अपने साथ लाए हो। अरे हाँ, इसे 501c3 गवर्नेंस में बड़ी दिलचस्पी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों से स्वागत करें उस इंसान का जिसे मार्च 2006 में सेंटा मारिया स्ट्रिप मॉल फ्लायर ने कहा था, गेम शो होस्ट जितना नहीं पर आधा तो है, बास्किन रॉबिन्स। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपने आज ओरिएंटेशन सेमिनार में आने का फैसला किया। सिर्फ 15 मिनटों में मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा जो बोर्ड मेंबर बनने के लिए जरूरी होती है, बस इस डिस्क्लेमर के बाद। ये सेमिनार आपको बोर्ड मेंबर बनने की सारी जानकारी नहीं देगा। ये एक जटिल सिस्टम और उसकी गवर्नेंस का सामान्य परिचय मात्र है, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि उन्हें हर चीज की जानकारी है। क्या आप जानते हैं कैलिफोर्निया रीजनल सेंटर सिस्टम क्या है? तो हुआ यूं कि 1969 में लेंटमैन एक्ट पास हुआ जिसे गवर्नर रेगन ने साइन किया। इस एक्ट ने कैलिफोर्निया राज्य को देश का इकलौता ऐसा राज्य बना दिया जो IDD यानी इंटेलेक्चुअल या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले लोगों को जिंदगी भर मदद और सपोर्ट देता है ताकि वो आजादी से जी सकें। लैंटरमैन, ये तो डेक्स्टर का फेवरेट सुपर हीरो शो है ना? लो, ये आ गया लैंटरमैन, जंपिंग जुपिटर्स रिंग्स। उस UFO का पीछा करो। हाँ, लेकिन शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। ये एक्ट उन माँ बाप की मेहनत का नतीजा था जो चाहते थे कि उनके दिव्यांग बच्चे भी समाज में रहें और अच्छे से आगे बढ़ें। शुरुआती चरण में 2 केंद्र खोले गए थे जहां 559 लोगों की मदद की गई। 2024 तक 21 स्वतंत्र रीजनल सेंटर्स मिलकर 4 लाख से भी अधिक कैलिफोर्निया वासियों की मदद कर रहे हैं, जिनमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मिर्गी, बौद्धिक रूप से अक्षम इत्यादि शामिल हैं। अब सवाल है कि 21 ही क्यों? तो बात कुछ यूं है। मैं जानती हूँ। माया, तुम पहले ही मेरे सेमिनार्स अटेंड कर चुकी हो। तुम जानती हो मैं जानबूझकर खुद से सवाल करता हूँ ताकि खुद उनके जवाब दे पाऊँ, लेकिन क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो तुम जवाब दो। द लैंटरमैन एक्ट को विशेष रूप से समाज की जरूरतें पूरा करने के लिए बनाया गया था, सरकारी सिस्टम के लिए नहीं। कैलिफोर्निया एक बहुत बड़ा राज्य है और अलग अलग आबादी के कारण इस सिस्टम को 21 सेंटर्स में बांटना जरूरी था ताकि हर जगह जरूरी सेवाएं दी जा सकें। ऐसे सेंटर्स ये सेवाएं प्रदान करते हैं जो स्थानीय लोगों को जानते हैं और लोगों की मूल भाषा और सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर बेहतर मदद कर सकते हैं। उनके पास उपलब्ध विक्रेताओं की और लोगों की मदद करने के लिए जरूरी जानकारी भी होती है। अरे वाह, कमाल कर दिया माया। मैं होमवर्क करके आई हूँ। मैं तो कहने ही वाला था, ऐसा कानून है, लेकिन तुम्हारा दिया जवाब भी चल जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 60 साल पहले शुरू हुआ छोटा सा पायलट प्रोग्राम अब बड़ा और काफी बदल चुका है। अब रीजनल सेंटर्स बड़े हो चुके हैं, हजारों लोगों की मदद करते हैं और इनका बजट साल में 300 मिलियन से लेकर 800 मिलियन डॉलर से ज्यादा होता है। 2024 की बात करें तो सालाना बजट लगभग 15 बिलियन डॉलर्स का था, यानी बिलियन। एक्सक्यूज मी। हाँ माया, तुम एक छोटा सा सवाल पूछ सकती हो। ये रकम तो बहुत बड़ी है, क्या इसका हिसाब रखने के लिए आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस है? हाँ, वो पैसों का हिसाब कौन रखता है और सरकार को खर्च की जानकारी कैसे मिलेगी? ये कौन बताएगा रीजनल सेंटर्स कानून का पालन कर रहे हैं? रीजनल सेंटर्स को कौन बताता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? शुक्रिया माया तुम्हारे इस छोटे से सवाल के लिए। राज्य सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंटल सर्विसेज या DDS इन सेंटर्स की निगरानी करता है और इसने हर रीजनल सेंटर के डायरेक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि सरकार से पैसे प्राप्त करने के लिए और लैंटरमैन एक्ट के तहत काम करने के लिए कुछ विशेष काम करने होंगे। DDS नियम बनाता है और इंडिपेंडेंट रीजनल सेंटर्स को पैसे देता है जो लोगों की मदद करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे 85 पन्नों का है और अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुनाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बजाय मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आखिर क्या लिखा है। इसमें लिखा है कौन सी सेवाएं कानून के तहत आती हैं और कौन सी नहीं, और विकासात्मक अक्षम लोग रीजनल सेंटर प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकते हैं।
डीडीएस ने आगे लिखे कामों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। राजकोषीय प्रबंधन, ठेकेदार संचालन, मूल्यांकन, प्रदर्शन की समीक्षा, स्टाफिंग, निगरानी, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को सूचित करना, और इनके लिए सालाना बजट का 40% खर्च होता है। डीडीएस सुनिश्चित करता है कि सेंटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की सारी शर्तें और नियमों का पालन कर रहे हैं, वरना सरकार उनकी फंडिंग रोक सकती है। और ये काम करने के लिए डिपार्टमेंट के पास 700 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हाँ, बोलो। सुनो दोस्त, अगर डीडीएस ये सारे काम करता है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या जरूरत है? अरे हाँ, इसका जवाब तो जरूर दूंगा। आखिर मैं इस सेमिनार के लिए मोटी फीस जो ले रहा हूँ। भले ही सरकार पूरे सिस्टम की निगरानी करती है, लेकिन हर स्थानीय रीजनल सेंटर अपने निदेशक मंडल पर निर्भर करता है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि वे कानून और अनुबंध का पालन करते हुए स्थानीय समुदाय की सेवा कर रहे हैं। कानून के मुताबिक बोर्ड में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिन्हें फाइनेंस, मैनेजमेंट और आईडीडी कम्युनिटी की जानकारी है, और वो उन्हीं लोगों में से होते हैं जिनकी वो मदद करते हैं। यानी बोर्ड में कम से कम 25% लोग होने चाहिए जिनको डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो, और बाकी मेंबर्स वहाँ की जातीय और सांस्कृतिक विविधता रिप्रेजेंट करें। ये काफी मुश्किल लगता है। हाँ है, और किसी बोर्ड सदस्य से उम्मीद नहीं की जाती कि रीजनल सेंटर की हर जानकारी उसे हो। यही कारण है कि सेंटर्स एक्सपर्ट्स को काम पर रखते हैं, ताकि वो अपने रोजमर्रा के काम को बखूबी कर पाएं। आपके और बोर्ड के हर सदस्य के पास हर रीजनल सेंटर की जानकारी पाने के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं। शुरुआत बोर्ड को रिपोर्ट करने वाले कर्मचारी से होती है। मुझे लगा आपने अभी कहा था सैकड़ों कर्मचारी हैं। बिल्कुल हैं, पर बोर्ड के पास सिर्फ एक होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और उससे हमें जानकारी मिल सकती है। सही कहा, वो इंसान पढ़ा लिखा प्रोफेशनल होता है जिसके पास विकलांगता के क्षेत्र में समाज सेवा और प्रशासन का तजुर्बा हो। अक्सर इन्हें काफी सोच विचार के बाद चुना जाता है ताकि सही व्यक्ति का चुनाव हो। वो सेंटर का रोजमर्रा का काम संभालते हैं। ये उनकी और उनकी टीम की जिम्मेदारी है कि डीडीएस कॉन्ट्रैक्ट को समझकर उसका पालन किया जाए। बतौर बोर्ड मेंबर आपका और आपके बाकी साथियों का काम है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उनके सीनियर स्टाफ से समय समय पर पता लगाते रहना कि रीजनल सेंटर कैसे चल रहा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो पूछना और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से जवाब पाना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा एक सवाल है मिस्टर केन रॉबिन्स, आपने कहा था हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो फिर? मैं बस वही बताने वाला था। सरकार चाहती है कि हर रीजनल सेंटर नियमित ट्रेनिंग जारी रखे, जैसे आज हो रही है। डीडीएस ट्रेनिंग मटेरियल भी उपलब्ध कराता है। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि बोर्ड के हर सदस्य को पता हो कि रीजनल सेंटर में क्या चल रहा है, सेंटर की आर्थिक स्थिति कैसी है, सेंटर किस तरह लोगों की मदद कर रहा है, और भविष्य के विकास में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जाएगा। एक बार आदत पड़ गई तो ये काम बहुत आसान हो जाता है, और ट्रेनिंग में बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे की मदद भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा माया, जाहिर है तुम्हें मेरी ट्रेनिंग्स पसंद आई। डीडीएस इस बात का ख्याल रखता है कि बोर्ड अपना काम करे। रीजनल सेंटर के कर्मचारी फुल टाइम काम करते हैं, लेकिन ये आपका फुल टाइम जॉब नहीं है। लेकिन आपको अपने रीजनल सेंटर से पूछना चाहिए बोर्ड मेंबर्स को हर महीने कितने घंटे काम करना जरूरी है। बतौर स्वयं सेवक आप सारी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करेंगे, इसकी ट्रेनिंग लेंगे, और आप में से हर कोई वित्तीय या सामुदायिक सेवाएं या जन सलाहकार समिति जैसी समिति में रहना चाहेंगे, ताकि आप अपने सेंटर के कामकाज को करीब से देख पाएं। तो इसका मतलब है कि मैं वहाँ के परिवारों और बाकी सभी कर्मचारियों के साथ काम करूँगा? अच्छा हुआ तुमने ये सवाल पूछा, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि इस सवाल का सही जवाब है नहीं। नहीं, सच कहूं तो आपको इनमें से कोई काम करने की इजाजत नहीं है, और इसकी ठोस वजह है। दरअसल पहली बात यह है कि बोर्ड को सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर आप किसी एक काम में उलझ गए तो पूरे सेंटर पर नजर नहीं रख पाएंगे, और आपका काम है पूरे सेंटर की निगरानी करना। साथ में रीजनल सेंटर से मदद मिलने वाले लोगों की पहचान हीपा के तहत गुप्त रखी जाती है, और किसी को दूसरों की निजी जानकारी जानने का हक नहीं है, जिनमें बोर्ड मेंबर्स भी शामिल हैं। आपका काम है टीम को सही रास्ते पर रखना, ताकि वो लोगों को सफलतापूर्वक जरूरी सेवाएं दे सकें। हर छोटी चीज में टांग ना अड़ाए। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त ने अतिरिक्त सेवा के लिए मुझसे मदद मांगी थी। मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा। उन्होंने कहा मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। अगर ऐसा करने दिया जाता तो बोर्ड बस अपने लोगों को ही फायदा पहुंचाता, और हमारे सेंटर के बाकी 20,000 लोगों के साथ ही नाइंसाफी होती। बहुत अच्छी बात है, ये सही फैसला है। और इसी को मैं कहता हूँ निष्पक्ष फैसला। अगर बोर्ड के सदस्यों को काम में दखल देने या पक्षपात करने की इजाजत दी जाती है तो ये न सिर्फ गलत है, बल्कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, आपको हमेशा निगरानी रखते हुए ये सुनिश्चित करना है कि काम जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। निगरानी रखना और दखलंदाजी के बीच एक बारीक रेखा होती है। यानी नजर रखो पर लगाम मत कसो।
मैं तो इस तरीके को कहता हूँ, नजर रखो पर लगाम मत कसो। ट्रेडमार्क बास्किन रॉबिन्स, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। नजर रखने का मतलब है बोर्ड के सदस्य जानकारी देखेंगे, टीम से सवाल पूछेंगे और समस्याओं पर चर्चा करेंगे। और लगाम मत कसो का मतलब है आप रीजनल सेंटर के रोज के काम में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे। और याद रखें, ये नॉर्मल है कि सभी बोर्ड सदस्य किसी बात पर सहमत ना हो या एक तरफा वोट ना करें। आप अपना वोट डालिए और हमेशा की तरह बहुमत विजयी होगा। हालांकि एक बार जब बोर्ड ने फैसला ले लिया तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सभी पक्षों को आखिरी फैसला बताएं और बोर्ड की एकता बनाए रखें। नैतिक जिम्मेदारी? मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता है। सच कहूँ तो किसी को नहीं पता। इसका मतलब है कि भरोसा बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम जो भी काम करोगे वो सेंटर की ओर से सेंटर की भलाई के लिए हो, ना कि अपने लिए। चलो, किसी को तो पता है। और एक बात है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो मेरी समझ में नहीं आई। जब आप रीजनल सेंटर के बोर्ड पर होते हो तो आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना चाहिए। इसका मतलब आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसके कारण आप बोर्ड की जगह दूसरे काम को प्राथमिकता दें। आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना होगा ताकि हमारे सदस्यों का फायदा हो। खैर भाइयों और बहनों, मुझे अब रीजनल सेंटर के बोर्ड का सदस्य होने का सेमिनार यहीं खत्म करना होगा। इस वक्त मुझ पर एक और जिम्मेदारी है। मेरा मतलब अब आप जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं। हमें और सवाल पूछने चाहिए। सवाल पूछते हैं। आप बताएंगे मीटिंग्स में जनता के विचार साझा करने के क्या शिष्टाचार हैं? आम जनता, वो आम लोग, वो महान प्रयोग जिस पर हमारे देश की नींव रखी गई। हाँ, कैलिफोर्निया के कानून के मुताबिक बोर्ड मीटिंग सबके लिए खुली होती हैं और तय वक्त में लोग सवाल पूछ सकते हैं। उनकी कुछ कमेंट्स सूचनात्मक हैं, जो कि रीजनल सेंटर्स के लिए बढ़िया बात है। हालांकि कभी कभी कोई बोर्ड मेंबर्स अपनी निजी चीजों के बारे में बोलते हैं और तुरंत इस पर कार्रवाई या जवाब की मांग करते हैं। अब ये एक चुनौती है, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा था, गोपनीयता का पालन जरूरी है। इसके अलावा बोर्ड के सदस्य को व्यक्तिगत मामलों में शामिल होने पर प्रतिबंध है। ऐसे में बोर्ड और रीजनल सेंटर के कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक और विनम्रता से बात सुननी होगी। पहले स्थिति को समझना होगा, बाद में बोर्ड अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस समस्या को हल करने के लिए सही टीम चुनेंगे। इस तरह हमें पूछे गए किसी भी सवाल को समझने का मौका मिलता है, ताकि हम पूरा सच जाने बिना भावनाओं में बहकर मदद करने की इच्छा से कोई फैसला ना ले। अगर किसी को सवाल नहीं पूछना, मैं देख रहा हूँ आगे की रो में बैठे कछुए को कोई सवाल पूछना है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है, इसलिए मैं उस युवक से पूछूंगा कि उसका सवाल क्या है। मेरा सवाल है, हमें नाम कहाँ लिखाना है? बहुत बढ़िया, आप अपने रीजनल सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। वहाँ कोई ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद रहेगा। समुदाय के सदस्य जो बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं, वो अपने सर्विस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें। हालांकि इससे पहले कि आप अप्लाई करें, मैं आपको वो सलाह देना चाहता हूं जो मेरे पिता ने मुझे बचपन में दी थी। बोर्ड मेंबर बनने से पहले आपको कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए। इस तरह आप तय कर पाएंगे क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। इस तरह समाज सेवा करने का मौका मिलना बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है, और जैसा कि हमने आज सीखा, ये एक जिम्मेदारी भी है। ध्यान रहे, इसमें आपके समय और प्रयास दोनों की जरूरत होगी। आखिर में आज के सेमिनार के बाद मुझसे लॉबी में मिलिए। मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी की साइन की हुई कॉपियां दूंगा। वन फेल स्कूप, द बास्किन रॉबिन्स स्टोरी, वॉल्यूम 6। तो सभी को गुड नाइट। बहुत शानदार था। ये तो होम रन था। हमारी टीम बढ़िया होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है वैक्स? वैक्स? ओह वैक्स।